A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 24th June. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Friends in Need on BJP Opposition Unity. देखें, फ्रेंड्स नीड यहाँ पर जो मीनिंग है, फ्रेंड्स यहाँ पर जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं उन सभी के लिए यूज किया गया है इन नीड, यानी कि जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं उनको जरूरत है कि वो क्या करे, यूनाइटेड हो जाए ऑन बीजेपी एंड अपोजिशन यूनिटी। तो जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं किसकी, बीजेपी की, उनको क्या हो जाना चाहिए, यूनाइटेड हो जाना चाहिए और बीजेपी का एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेना चाहिए। अदरवाइज बीजेपी क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है और इन सभी पार्टीज को बीजेपी का एक ऑल्टरनेट ढूंढना चाहिए। तो फ्रेंड्स नीड मतलब दोज पार्टीज विच आर नॉन बीजेपी पार्टीज, दे शुड बी यूनाइटेड, उनको सभी को यूनाइटेड हो जाना चाहिए। तो इसी पर्टिकुलर चीज पर हम इस एडिटोरियल का डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। टॉक ऑफ एनी पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट, देखो टॉक मतलब बातचीत करना, ऑफ एनी पॉलिटिकल राजनीतिक, रीअलाइनमेंट का मतलब होता है पुनर्निर्माण करना, रिकंस्ट्रक्शन करना, इज अनसीजनल। यानी अगर आप किस चीज की बात की जाए कि जो राजनीतिक जो पुनर्निर्माण की अगर आप फिलहाल बात की जाती है तो ये अनसीजनल है, बेमौसमी है। यानी फिलहाल इसके बारे में बातचीत करना एक बेमौसमी बात है। कंसिडरिंग द फैक्ट, इस बात को जानते हुए, इस फैक्ट को जानते हुए दैट द नेक्स्ट जनरल असेंबली इलेक्शन इज ड्यू ओनली 2014, और इस बात को जानते हुए कि आगे आने वाला जो आगे आने वाला जो जनरल इलेक्शन है वो 2024 के अंदर होने वाला है। एंड द बीजेपी इज इंट्रेंस्ड का मतलब होता है एस्टेब्लिश्ड, अच्छे तरीके से स्थापित हो जाना इन द गवर्नमेंट। और हालांकि फिलहाल अगर बात की जाए तो बीजेपी जो सरकार है उसने बीजेपी ने क्या किया हो, बीजेपी पार्टी ने अपनी सरकार को अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश किया हुआ है। और इस बात को सोचना कि 2014 के अंदर आने वाले जो इलेक्शन है उसके लिए पॉलिटिकल जो रीअलाइनमेंट होना चाहिए, जो राजनीतिक पुनर्निर्माण होना चाहिए, वो अनसीजनल दिखाई पड़ता है, वो बेमौसमी दिखाई पड़ता है, अनटाइमली दिखाई पड़ता है। राइट, अ गैदरिंग ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, गैदरिंग का मतलब इकट्ठा होना, असेंबल होना। तो एक गैदरिंग हुई थी, एक भीड़ इकट्ठा हुई थी, कुछ लोग जमा हुए थे जिसमें लीडर्स थे, एक्टिविस्ट थे और स्कॉलर्स थे। स्कॉलर्स का मतलब इंटेलेक्चुअल्स, जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड या बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड जो स्कॉलर्स थे वो सारे के सारे इकट्ठे हुए। एंड कन्वीन्ड का मतलब होता है कॉल्ड फॉर, मतलब बुलावा देना, बाय तृणमूल कांग्रेस लीडर यशवंत सिन्हा ऑन ट्यूसडे। तो यशवंत सिन्हा के आग्रह पे बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, एक्टिविस्ट थे और स्कॉलर्स थे वो सारे के सारे इकट्ठे हुए। और तो जो कि यशवंत सिन्हा ने क्या किया था, इन सभी को एक मीटिंग के लिए बुलाया था। हाउएवर, हालांकि वाज प्रेसिडेड का मतलब होता है लीड अप टू बाय लॉट ऑफ स्पेकुलेशन, और इसके बारे में बहुत सारी स्पेकुलेशन यानी हाइपोथेसिस, बहुत सारी गैसेस लगाई जा रही थी, बहुत सारे अंदाजे लगाए जा रहे थे। इस पर्टिकुलर जो मीटिंग हुई है, जो यशवंत सिन्हा ने दूसरे जो नॉन बीजेपी जो पॉलिटिकल पार्टीज उनके लीडर्स को बुलाया, और एट द सेम टाइम अगर बात की जाती है एक्टिविस्ट को बुलाया और स्कॉलर्स को बुलाया, तो बहुत सारी स्पेकुलेशन, बहुत सारी कह सकते हैं गैसेस लगाए जा रहे थे, अंदाजा लगाए जा रहे थे अबाउट द इमरजेंस ऑफ थर्ड फ्रंट। किस बात को लेकर कि ये जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं वो क्या करना चाह रही है, इमरजेंस का मतलब किसी चीज का इग्रेशन करना, उत्पत्ति करना, डेवलप करना ऑफ अ थर्ड फ्रंट, कि ये सारी की सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं बीजेपी को अपोज करने के लिए, बीजेपी को फेस करने के लिए या बीजेपी को टक्कर देने के लिए सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर एक थर्ड फ्रंट बनाना चाहती है जिससे कि बीजेपी को एक कड़ी टक्कर दी जा सके, अपोज टू बीजेपी। देखो, अपोज टू द बीजेपी यानी जिससे कि बीजेपी को अपोज किया जा सके, उसका विरोध किया जा सके। एंड साइड लाइनिंग का मतलब होता है पे नो हीट,
यानी ध्यान ना देना। एट द सेम टाइम, और ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करना चाहती थी, मतलब ऐसे स्पेकुलेशन लगाए जा रहे थे कि ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस पर्पस से इकट्ठा हो रही हैं कि जिससे कि वो बीजेपी को क्या कर सके, बीजेपी को अपोज कर सके, एट द सेम टाइम कांग्रेस को वो साइडलाइन यानी इग्नोर कर सके। द राष्ट्र मंच किसके लिए यूज किया गया, ये बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा हुई थी। एक जो राष्ट्र मंच था, इज नॉट इंटेंडेड, इंटेंडेड का मतलब था विलफुल, मतलब इच्छा रखना, यानी कहीं ना कहीं ये जो राष्ट्रीय मंच तैयार किया गया इसमें ये इच्छा नहीं थी टू बी अ थर्ड फ्रंट। अभी मतलब फिलहाल इसका ये एजेंडा नहीं था कि थर्ड फ्रंट को तैयार करना था। अकॉर्डिंग टू इट्स ऑर्गेनाइजर्स, जिन्होंने इस पर्टिकुलर मंच को तैयार किया था, ये जो मीटिंग हुई थी, नॉन बीजेपी जो लीडर्स थे, इंटेलेक्चुअल्स थे और जो एक्टिविस्ट थे, जिन यशवंत सिन्हा ने इस पार्टी को, इस पर्टिकुलर मीटिंग को बुलाया था। तो ऐसे स्पेकुलेशन लगाए जा रहे थे कि थर्ड फ्रंट का मतलब कहीं ना कहीं डेवलप करने वाले, जिससे कि बीजेपी को क्या किया, जिसके अपोज किया जा सके और कांग्रेस को साइड लाइन किया जा सके। तो ऐसा मतलब सोचा जा रहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जैसा कि ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि अभी जो थर्ड फ्रंट के लिए जो स्पेकुलेशन लगाए जा रहे थे, ऐसा फिलहाल नहीं था। बट दैट डज नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है, दैट डज नॉट मीन द एंड ऑफ एन एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी का मतलब होता है एक्सप्लोरेटिव, खोज करना, पॉलिटिक्स अहेड ऑफ 2014। लेकिन एट द सेम टाइम फिलहाल ये बात की गई है कि थर्ड फ्रंट को लेकर कोई इंटेंट नहीं था, यानी ऐसा कुछ नहीं था कि थर्ड फ्रंट को बनाने की बात की जा रही है। लेकिन इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि अभी 2014 में एक बहुत लंबा टाइम है, एक आने वाला टाइम बहुत, यानी 3 इयर्स अभी आसपास है। तो ये जो खोज है, एक जो पॉलिटिकल जो खोज की बात की जा रही है, तो इसको भी हम सिरे से नकार नहीं सकते हैं। हो सकता है कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए, उसको अपोज करने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा हो रही है, हो सकता है बाद में अलायंस बनाए और बीजेपी को टक्कर देने के लिए बाद में ये थर्ड फ्रंट को क्या करें, फॉर्म कर सकते हैं, थर्ड फ्रंट को डिजाइन कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है आने वाले टाइम के अंदर। इनफैक्ट मोस्ट पार्टीज, हालांकि आखिरकार मोस्ट पार्टीज हैव रीजंस, बहुत सारी पार्टीज के पास सॉलिड रीजंस भी है, कारण भी है टू थिंक, ये सोचने का, एंड एक्ट टुवर्ड्स अ न्यूली अल्टरनेटिव टू द बीजेपी। और बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जिनके पास रीजंस भी हैं, जिससे कि वो एटलीस्ट बीजेपी को अपोज करने के लिए उनके पास एक अल्टरनेटिव होना चाहिए, जिससे कि बाद में जाकर वो बीजेपी को टक्कर दे सके। एंड व्हाट इज द बेस्ट वे टू जस्ट अपोज बीजेपी, तो मतलब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, नॉन बीजेपी पार्टीज है, वो अपना एक अलायंस बनाए, बीजेपी को टक्कर दे सकती है। इट कैन बी एक्सपेक्टेड, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है आने वाले टाइम के अंदर। तो फिलहाल क्या है, जो नॉन पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने बीजेपी को टक्कर देने के लिए फिलहाल एक क्या हुआ था, यशवंत सिन्हा ने क्या किया, एक मीटिंग बुलाई है जिसके अंदर पॉलिटिकल लीडर्स थे, एक्टिविस्ट थे, स्कॉलर्स थे, उनको इकट्ठा किया गया। और कहीं ना कहीं एक बात, इसका मुख्य विषय क्या था कि किस तरीके से जो एक बीजेपी जो एक बहुत ज्यादा डोमिनेंट पार्टी बनती जा रही है, तो किस तरीके से इसको अपोज किया जा सकता है। तो ये फर्स्ट स्लाइड था आपका। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। नाउ इंट्रेंस, देखो इंट्रेंस आपका V3 हो गया, जिसका मतलब होता है वेल एस्टेब्लिश्ड, तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया आपका, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। गैदरिंग, गैदरिंग आपका V1 प्लस ing जो कि जीरेंड है, नाउन की तरह काम कर रहा है। वॉज प्रोसीडेड, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है, पास्ट इंडेफिनाइट आपने यूज कर लिया। ट्रू थिंक, ये आपका 2 प्लस V1 इन्फिनिटिव हो गया। जब आप पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं तो उसके साथ आर्टिकल द भी लगा देते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, सीरियल गवर्नेंस फेलियर एंड मिसस्टेप्स का मतलब होता है एन अनइंटेंशनल बट एम्बैरेसिंग ब्लंडर। अनइंटेंशनल मतलब जानबूझकर नहीं किया गया, लेकिन एम्बैरेसिंग शर्मिंदगी देने वाला ब्लंडर, एक बहुत बड़ी मिस्टेक। मिसस्टेप्स का मतलब एक ऐसी मिस्टेक जो क्या करती है, आपको एम्बैरेस करती है। सीरियल गवर्नेंस फेलियर मतलब सरकार का बार बार फेल हो जाना। द करंट मोमेंट द मोस्ट वनरेबल, वनरेबल का मतलब होता है असासिबल, मतलब जिसको आप बोल सकते हैं विक्टिमाइज्ड फॉर द बीजेपी सिंस 2014। अगर 2014 से लेकर बात की जाए तो बीजेपी का बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा खराब रहा है, और बीजेपी ने बहुत सारे ऐसे ब्लंडर्स किए हैं, बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं, और बार बार उनके सरकार का एक कंप्लीट फेलियर दिखाई पड़ रहा है। और ये जो पर्टिकुलर करंट मोमेंट है, एक सिचुएशन है जिसके अंदर बीजेपी बहुत ज्यादा विक्टिमाइज दिखाई पड़ती है। तो फिलहाल अगर बात की जाए जो सर्कमस्टांसेस हैं,
बीजेपी के बिल्कुल अपोजिट है। सिंस 2014 की बात की जाए तो बहुत, अगर जैसे असेंबली इलेक्शन की बात की जाए तो पीछे असेंबली इलेक्शन हुए थे तो उसमें बीजेपी का जो परफॉर्मेंस था बहुत अच्छा नहीं था। एट द सेम टाइम लोगों के दिलों में जो बीजेपी को लेकर एक इमोशन बना हुआ है, वो भी एक गलत इमोशन बना हुआ है। उसको एंटी, अगर somebody speaks against the government, उसको एंटी नेशनल मान लिया जाता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सरकार के फेलियर्स को दिखाती है कहीं ना कहीं। Congress does challenge the BJP at an identical ideational मीन्स हो गया, देखो इमेजिनेटिव। और जहां तक कांग्रेस का जो चैलेंज है, कांग्रेस मतलब जो बीजेपी को चैलेंज करती है वो आइडिशनल है। आइडिशनल का मतलब इमेजिनेटिव है कि कांग्रेस से ये एक्सपेक्ट करना कि वो बीजेपी को चैलेंज करे। तो फिलहाल कांग्रेस इस स्थिति के अंदर नहीं है कि बीजेपी को चैलेंज कर सके। बट इलेक्टोरल विक्ट्रीज, लेकिन जो उसकी जो इलेक्टोरल विक्ट्रीज है किसकी, कांग्रेस की, ओवर इट इन द रिसेंट मंथ्स, पिछले कुछ हफ्तों में के अंदर जो कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर अपनी जीत, पिछले जो असेंबली इलेक्शन थे उसमें जो बीजेपी के ऊपर उसने अपनी जीत क्या की है, जीत हासिल की है, वर बाय द रीजनल पार्टीज। वो कांग्रेस की जीत ना होकर बल्कि जो रीजनल पार्टीज के साथ उसका जो अलायंस था, जैसे कि टीएमसी की बात की जाए, डीएमके की बात की जाए, एंड लेफ्ट फ्रंट की बात की जाए, तो उन पर्टिकुलर पार्टीज के साथ उसका क्या था, अलायंस था। और तब उसने बीजेपी के ऊपर अपनी जीत क्या की, हासिल की। अदरवाइज अगर सिंगल हैंडली बात की जाए तो कांग्रेस बीजेपी के ऊपर अपनी जीत हासिल नहीं कर सकती थी। तो फिलहाल ये बात की जाए तो बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है और कांग्रेस के अंदर अभी फिलहाल इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो बीजेपी को क्या कर सके, अपोज कर सके और उसको एक कड़ी टक्कर दे सके। वाइल राहुल गांधी हैज प्रिंसिपल्ड अपोजिशन, जबकि बात की जाए राहुल गांधी की तो प्रिंसिपल्ड का मतलब है ऑनरेबल। ओके, प्रिंसिपल पोजीशन, जो राहुल गांधी की जो पोजीशन है वो काफी ऑनरेबल है। किसके अंदर, कांग्रेस के अंदर, अगेंस्ट द बीजेपी इज वैसिलेटिंग का मतलब था अनकन्विंसिंग रोल विद इन द पार्टी। और जहां तक राहुल गांधी की बात की जाए तो उसका पार्टी के अंदर जो ना एक ऐसा प्ले है उसका जो कि बहुत ज्यादा अनकन्विंसिंग है। यानी पार्टीज के अंदर हालांकि उनका एक पोजीशन बहुत हाईली पोजीशन पे है वो, लेकिन उनका जो एक कह सकते हैं उनका एक एटीट्यूड है वो बहुत ज्यादा क्या है, वैसिलेटिंग है, अनकन्विंसिंग है, जिससे कि वो जो कांग्रेस का जो इतना ज्यादा फेलियर हो रहा है उभर कर नहीं आ रही है। क्योंकि उनको एक ऐसा लीडर जो कि इंस्पायर कर सके, वो इंस्पायर नहीं कर पा रही, किसको, कांग्रेस को इंस्पायर नहीं कर पा रही, उनके लीडर्स को इंस्पायर नहीं कर पा रहे हैं। एंड रिलेक्टेंस का मतलब अनविलिंगनेस, कह सकते हो अनविलिंगनेस, जब इच्छा नहीं होती है टू प्ले द पावर पॉलिटिक्स मेक द कांग्रेस एंड इंस्पायरिंग लीडर्स। और मतलब कांग्रेस का मतलब ये जो ना फिलहाल बात की जाए तो उनका जो एक नेतृत्व होना चाहिए जो कि स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे कि वो दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको भी क्या कर सके, उनको लीड कर सके, उनको इंस्पायर कर सके कि आप हमारे साथ आओ और हम क्या कर सकते हैं, बीजेपी को टक्कर दे। लेकिन एक फिलहाल अगर बात की जाए उनका रिलेक्टेंस और उनका जो वैसिलेटिंग जो एटीट्यूड है किनका, जो राहुल गांधी का अगर मैं बात करता हूं एट द सेम टाइम, तो इससे क्या होता है, एन इंस्पायरिंग लीडर्स, जिससे कि मतलब जो कांग्रेस है वो अपने आप को एक एन इंस्पायरिंग लीडर, एक ऐसा लीडर जो क्या करता है, मोनोटनस होता है, मोनोटनस मतलब बोरिंग होता है फॉर अदर एंटी बीजेपी पार्टीज। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताना चाहूं तो कांग्रेस का जो फिलहाल रवैया है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इंस्पायरिंग नहीं है, जिससे कि कांग्रेस दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को इंस्पायर कर सके और बीजेपी को एक कड़ी टक्कर दे सके। द रोल बीइंग प्लेड बाय नेशनल एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, और जो फिलहाल जो रोल प्ले किया जा रहा है किसके द्वारा, एनसीपी के द्वारा, चीफ शरद पवार, जो एनसीपी के जो चीफ है शरद पवार, मेक्स द करंट अटेम्प्ट फॉर अ न्यू प्लेटफॉर्म, और वे एक नया मंच तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। विगोरस का मतलब रोबूस्ट, स्ट्रॉन्ग। और क्या करना चाहते हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही मजबूत एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहते हैं। ही हैज द डेक्स्ट्रिटी, डेक्स्ट्रिटी का मतलब हो गया कुशलता, एक्सपर्टनेस, एंड हैफ्ट का मतलब हो गया वेट, एंड द नेटवर्क टू लीड इट। हालांकि मतलब जो शरद पवार है वो क्या करना चाहते हैं, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहते हैं जिससे कि बीजेपी को अपोज किया जा सके और कांग्रेस को क्या किया जा सके, जो एनसीपी को क्या किया जा सके,
उसको एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन दी जा सके। एंड हालांकि उनके पास दक्षता है, हेफ्ट भारीपन है, और नेटवर्क और लोगों का एक नेटवर्क है जिससे वो लीड कर सके इस पर्टिकुलर एजेंडे को, राइट। सो दिस इज योर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। हाउ मेड आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हाउ के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। द मोस्ट वनरेबल, वनरेबल का मतलब होता है विक्टिमाइज्ड, जिसको आप बोल सकते हैं। द मोस्ट आपने सुपरलेटिव डिग्री यूज कर लिया। प्रिंसिपल्ड पोजीशन, पोजीशन आपका नाउन हो गया, प्रिंसिपल्ड आपका V3 हो गया जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। टू प्लस V1 आपने यूज कर लिया, इंफिनिटिव हो गया। लीडर आपका नाउन हो गया। अनइंस्पायरिंग आपका V1 प्लस ING जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं, राइट। That said, there is not, that said, there is not an easy path for this nascent platform. nascent प्लेटफॉर्म की अगर बात की जाए, nascent का मतलब इमर्जिंग, मतलब जहां तक ये बात की जाए कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की बात कर रहे हैं जिसके अंदर क्या किया जाए कि एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म को तैयार किया जाए और बीजेपी को अपोज किया जाए। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म को तैयार करने की बात की जा रही है, जो एक nascent प्लेटफॉर्म की बात की जा रही है कि कैसा मंच तैयार करने की बात की जा रही है जिससे कि बीजेपी को अपोज किया जा सके, इसका जो रास्ता है वो इतना आसान भी नहीं है। Assuming, इस बात को सोचते हुए that it has ambition beyond being a debating society, मतलब इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मतलब इस बात से परे being a debating society, debating society का मतलब इस बात पे बहस करने की बजाय, मतलब किसी अपोजिशन पार्टी को बहस करने की बजाय एक नेसेंट प्लेटफॉर्म बनाने की जो बात की जा रही है, वो उसका जो रास्ता वो इतना आसान भी नहीं है। एट 80, हालांकि जो शरद पवार है उनकी एज जो है 80 साल के आसपास है, इज नॉट ऑन मिस्टर पवार साइड, क्योंकि जो उनके मिस्टर जो पवार है उनकी जो एज है उनके लिए एक चैलेंज बना हुआ है। 80 साल की उम्र में उनके लिए एक चैलेंज है, ऑब्वियस सी बात है। इस एज के अंदर अपना पॉलिटिकल करियर को आगे परस्यू करना उनके लिए एक चैलेंज है। विदाउट एन एक्टिव रोल, और बिना एक्टिव रोल के फॉर द कांग्रेस, और बिना एक्टिव रोल के कांग्रेस का जो फिलहाल हाल सभी को ही पता है कितना क्रिटिकल बना हुआ है। और अगर मिस्टर पवार एक एक्टिव रोल प्ले नहीं करते हैं तो कांग्रेस के लिए भी काफी प्रॉब्लम्स आएंगी। नो पॉलिटिकल फॉर्मेशन कैन बी वाइबल अगेंस्ट द बीजेपी। वाइबल का मतलब प्रैक्टिकेबल, ओके, प्रैक्टिकेबल मतलब जिसको आप बोल सकते हैं व्यवहारिक, राइट। और अगर मतलब मिस्टर पवार अपना एक एक्टिव रोल नहीं देते हैं कांग्रेस के अंदर, तो ये जो उसका एक पॉलिटिकल फॉर्मेशन की बात की जा रही है जिससे कि बीजेपी को अपोज किया जा सके, तो वो फॉर्म नहीं हो सकता है, वो चीज व्यवहारिक नहीं बन सकती है अनटिल अनलेस मिस्टर शरद पवार एक्चुअली टेक्स पार्ट इन द पॉलिटिक्स, ओके, एक्टिवली। अगर जब तक वो मतलब पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो कांग्रेस इतना स्ट्रांग नहीं हो सकते कि वो बीजेपी को अपोज कर सके। दैट रोल, और उनका जो रोल होगा, that role and terms of engagement between the Congress and other smaller parties remain open question। और फिलहाल अगर बात की जाए ये कांग्रेस और जो स्मॉलर पार्टीज उनके अलायंस को लेकर उनका जो अभी एक सवाल है वो भी अभी खुला हुआ है। क्या कांग्रेस जो स्मॉलर पार्टीज हैं उनको कन्विंस कर पाएगी कि उनके साथ अलायंस किया जाए जिससे कि वो बीजेपी को क्या कर सके, अपोज कर सके। ये जो सवाल है अभी क्या है, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। इवन अमंग द पार्टीज, हालांकि जो दूसरी पार्टीज की बात की जाए, अमंग द पार्टीज दैट पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग, और बहुत सारी ऐसी पार्टीज थी जिन्होंने इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया जो कि यशवंत सिन्हा ने बुलाया था। उसके अंदर एसपी हो गया, एनसीपी, आप, सीपीआई एंड सीपीआई, नेशनल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी जो जिन्होंने वहां पर पार्टिसिपेट किया उस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर। एंड enthusiasm is muted। enthusiasm का मतलब हो गया आपका zeal, passion, जोश, is muted। muted का मतलब deadened, मतलब मरा हुआ दिखाई पड़ना। लेकिन मतलब ऑब्वियस सी बात है, ओवरऑल अगर बात की जाए तो इतनी सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना एक मीटिंग किया तो उनके अंदर एक जो इंथ्यूजियाज्म होना चाहिए था, जोश होना चाहिए था, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था, वो डेडन दिखाई पड़ रहा था, यानी कि वो बहुत ज्यादा नीरस था। वहां पर इंथ्यूजियाज्म दिखाई नहीं पड़ रहा था, वो बिल्कुल जैसे मरा हुआ था बिल्कुल। दो दे सेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, हालांकि मतलब जो इनके चीफ थे इन पॉलिटिकल पार्टीज के, उन्होंने अपने प्रतिनिधि थे उनको भेजा था इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। मिस्टर पवार हिमसेल्फ इज कॉन्शियस ऑफ द पिटफॉल, हालांकि मिस्टर पवार इस बात के लिए कॉन्शियस है, इस बात का कॉन्शियस का मतलब सतर्क होना, अलर्ट होना कि किस तरह के पिटफॉल्स हो सकते हैं, हैजर्ड्स, चैलेंजेस हो सकते हैं।
यानी मिस्टर पवार आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनको लेकर अलर्ट है, उनको उन चैलेंजेस का पता है। सेवरल ऑफ दीज पार्टीज, इस तरह की बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं, दीज पार्टीज आर एडवर्सरीज। एडवर्सरीज का मतलब हो गया अपोजर्स, एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक दूसरे के विरोधी भी हैं इन वन अनदर स्टेट, एक दूसरे के स्टेट के अंदर अगर बात की जाए तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा हुई थी, तो एट द सेम टाइम मतलब अगर इनकी अलायंस की बात की जा रही है तो बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जो एक दूसरे के साथ अपोज भी करती हैं पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर। तो उनको एक साथ एक मंच पर लेकर आना है, एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। ऑल नॉन बीजेपी पार्टीज, जितनी भी नॉन बीजेपी पार्टीज है, आर नॉट ओपनिंग अप टू द आइडिया। अभी फिलहाल वो इस आइडिया के साथ नहीं आ रही हैं, एटलीस्ट फॉर नाउ। कि हम जो हम बात कर रहे थे थर्ड मंच को, थर्ड मंच की जो बात की जा रही थी, थर्ड फ्रंट की जो बात की जा रही थी कि थर्ड फ्रंट को डेवलप करने वाले हैं, बनाने वाले, जिससे भी बीजेपी को अपोज किया जा सके, तो फिलहाल ये चीज दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है फ्यूचर में आने वाले टाइम के अंदर बीजेपी एक डोमिनेंट पार्टी बन चुकी है और उसको अपोज करने के लिए हो सकता है ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर एक कॉमन कंक्लूजन पे पहुंचे और हो सकता है उनके बीच में अलायंस हो सके और आने वाले टाइम में वो बीजेपी को एक कड़ी टक्कर दे सके। इट मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे बियॉन्ड, आपका बियॉन्ड के बाद आपने बीइंग यूज किया है जो कि आपका जीरेंड हो गया आपका वी, ओके, V1 प्लस आईएनजी यूज किया है। बिटवीन, जब दो के बीच में बात करते हैं तो बिटवीन यूज कर लेते हैं। दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। पार्टीज यहाँ पर आपका एंटीसीडेंट हो गया और वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है। पार्टिसिपेटेड आपने यूज कर लिया V2 जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है। इज म्यूटेड बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है। वन अनदर, देखिए जब आप एक दो की बात करते हैं तो वहां पर ईच अदर यूज कर लेते हैं, ओके। और जब वन अनदर की बात करते हैं तो यहाँ पर जब दो से ज्यादा की बात करते हैं तो दो, वहां पर वन अनदर यूज कर लेते हैं। आर नॉट ओपनिंग, ये देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया आपका, आर नॉट ओपनिंग, राइट। द TRS, देखो ये पॉलिटिकल पार्टीज है। द TRS, YSRCP एंड BJD, ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन पावर इन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे TRS तेलंगाना की होगी, YSRCP आंध्र प्रदेश की होगी एंड BJD ये ओडिशा की पार्टीज होंगी। हैव अ गाइडेड अप्रोच, गाइडेड का मतलब होता है प्रोटेक्टेड अप्रोच टुवर्ड्स नेशनल पॉलिटिक्स। और हालांकि मतलब इनका जो एक ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये क्या है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं और इनका जो पॉलिटिक्स को लेकर, नेशनल पॉलिटिक्स को लेकर इनका जो अप्रोच है बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है, बहुत ज्यादा गार्डेड है, यानी वो नेशनल पॉलिटिक्स के बारे में कंसीडर कम करती हैं। ऑल these factors make the emergence of robust opposition to the BJP's onerous। और यही वजह है जो रीजनल पार्टीज है वो अपने आप को अपने ही रीजन के अंदर स्ट्रॉन्ग पाती हैं। तो ये वजह है जिनकी वजह से ऑल दिस फैक्टर्स मेक द इमरजेंस, इमरजेंस का मतलब उभरना, और द रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब हो गया बहुत ज्यादा मजबूत, ओके, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बनाना टू द बीजेपी के लिए। ऑनरस, ऑनरस का मतलब कम्बरसम, कम्बरसम मतलब ट्रबलसम, बहुत भारी भरकम। तो ये वो सारी की सारी वजह है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनकी जो अप्रोच है वो बहुत ज्यादा गाइडेड है और वो नेशनल जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर इतना उनका इंटरेस्ट नहीं है, जिसकी वजह से ये जो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बनाना बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा ऑनरस है, बहुत ज्यादा एक बहुत भारी भरकम काम है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पॉलिटिक्स इज ऑफन शेप्ड बाय सर्कमस्टांसेस, राजनीति जो होती है ना हमेशा सर्कमस्टांसेस के हिसाब से उसका शेप मिलता है, यानी सर्कमस्टांसेस उसको हमेशा डिसाइड करती है किस परिस्थिति के अंदर किस तरह की राजनीति होगी, ये सिर्फ परिस्थिति ही उसको डिसाइड करती है। द बीजेपी अनचैलेंज पावर, फिलहाल बीजेपी की जो पावर है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इन द लास्ट 7 years, मतलब पिछले 7 सालों से बीजेपी एक डोमिनेंट पार्टी रही है और उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अनचैलेंज का मतलब अनडिस्प्यूटेड, जिसके साथ बहस नहीं की जा सकती, अनक्वेश्चन, जिसके ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। हैज बिल्ट टेंशंस, और उसने बीजेपी ने क्या किया है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक टेंशन क्रिएट कर दी है दैट नीड टू बी रिजॉल्व, और वो जो टेंशन है उनका समाधान होना चाहिए। रिजॉल्व का मतलब समाधान होना थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस, थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस, मतलब एक लोकतांत्रिक जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसके तहत ये जो टेंशन है बीजेपी ने अपने डोमिनेशन की तहत जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है एक टेंशन क्रिएट कर दी उनके लिए, तो उन पॉलिटिकल टेंशन का जो
सोल्यूशन है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस यानी जो लोकतांत्रिक जो प्रोसेस है उसके तहत ही होना चाहिए। द रिसेंट असेंबली इलेक्शन आउटकम्स, जो फिलहाल जो रिसेंट जो असेंबली इलेक्शंस हुए उसके जो रिजल्ट्स आए वर अ रिमाइंडर, ये इस बात का सूचक है, इस बात का रिमाइंडर है दैट पार्टीज स्टाउंचली का मतलब रेजुलेटली, दृढ़ता से, अपोज टू द बीजेपी रिमेन पॉपुलर इन स्टेट्स, और जिन पार्टीज ने बीजेपी को क्या किया, स्ट्रांगली अपोज किया। अगर मैं बात करता हूँ ममता बनर्जी की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसने क्या किया, वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी को स्ट्रांगली अपोज किया एंड फाइनली क्या उनको जीत भी हासिल हुई। तो कहीं ना कहीं ये जो असेंबली इलेक्शन के जो रिजल्ट से इस बात का पता चलता है कि जिन पार्टीज ने बीजेपी को स्ट्रांगली अपोज किया तो वो पॉपुलर पार्टी बनकर उभर कर भी आई और उन्होंने जीत भी हासिल की। हार्नेसिंग का मतलब होता है लगाम डालना, पुट अ हार्नेस अ नेशनल पॉलिटिकल्स फ्रॉम सच डेस्परेट ट्रेंड। डेस्परेट का मतलब हो गया, सॉरी डिस्पैरेट, डिसिमिलर, मतलब डिसिमिलर का मतलब जो कि बिल्कुल क्या है, अनइक्वल है, इज ए चैलेंज बिफोर द अपोनेंट्स ऑफ द बीजेपी। और फिलहाल मतलब एक नेशनल पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए, नेशनल पॉलिटिक्स की बात की जाए तो एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी, उसके लगाम डालना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। सभी जो अपोनेंट्स हैं, जितने भी जो विरोधी हैं, नॉन बीजेपी पार्टीज है, उन सभी बीजेपी नॉन बीजेपी पार्टीज को इकट्ठा होकर अलायंस बनाकर और एक स्ट्रॉन्ग पार्टी बीजेपी जैसी पार्टीज को हार्नेस करना, उसको लगाम डालना, इट्स नॉट ए इजी टास्क, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। तो ये जो सारी की सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, एक मीटिंग बुलाई यशवंत सिन्हा ने, तो कहीं ना कहीं ये इस बात को दिखाता है कि वो सारी की सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो एक ऑल्टरनेट ढूंढना चाहती है जिससे कि बीजेपी को एक कड़ी टक्कर दी जा सके। टाइम विल टेल एक्चुअली व्हाट विल हैपन, ये तो समय बताएगा कि क्या क्या ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक अलायंस बनाकर बीजेपी को टक्कर दे पाती है या नहीं दे पाती है। टाइम विल टेल, राइट। लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखें, अ गार्डेड अप्रोच आपका नाउन हो गया, गार्डेड आपका V3 हो गया जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया आपका। ऑफन शेप, देखो इज ऑफन शेप, ऑफन आपका एडवर्ब हो गया, इज शेप्ड ये बी प्लस थर्ड फॉर्म जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो गया। पावर आपका नाउन हो गया, तो यहाँ पर अनचैलेंज्ड आपका V3 जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया। दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले टेंशंस दिया जो कि प्लूरल है, आपका एंटीसीडेंट आपका प्लूरल, तो वह भी प्लूरल होना चाहिए, तो नीड आपने यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज कर ली। एंड टू बी रिजॉल्व, ये इन्फिनिटिव पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका, राइट, टू बी रिजॉल्व, टू बी, और उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, इन्फिनिटिव पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। हार्नेसिंग से लेकर सच डिस्पैरेट ट्रेंड्स तक ये आपका gerund फ्रेज हो गया, राइट। V1 प्लस ing से आपने स्टार्ट किया है और ये आपका gerund फ्रेज हो गया, क्लियर। So this is all about from my side, my dear readers. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye. Take care and have a nice day.